हेलो दोस्तों, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज इसमें हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, जहां पर हमने बहुत सारे चार्टर एक्ट्स पढ़े हैं, काउंसिल एक्ट्स पढ़े हैं, और अभी हम आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, सो यू कैन विजिट www.dhammaofupsc.com। इस वेबसाइट पर आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगस्त 20 की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कांग्रेस के बहुत सारे प्रयास के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करती है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, इट वाज इनैक्टेड। तो मॉन्टेग्यू उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे और चेम्सफोर्ड इंडिया के वाइस रॉय थे। तो इसे इस नाम से भी जाना जाता है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। तो हम ये जानते हैं कि क्या जो उस समय ये बोला था ब्रिटिशर्स ने कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करना है उन्हें, तो इस एक्ट के द्वारा क्या उन्होंने इस अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया था या फिर नहीं किया था, ये देखते हैं हम। व्हेन वी स्टडी द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, तो हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक उन्होंने अपने इस वादे को फुलफिल किया था। पहली बात, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस। तो सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर कम किया, थोड़ी बहुत प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी। कैसे दी? डिमार्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो दो सब्जेक्ट्स बता दिए गए। सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है, वो होंगे सेंट्रल सब्जेक्ट्स। उसमें वही लॉ बना पाएंगे। कौन बना पाएगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उनके लिए अलग सब्जेक्ट्स होंगे और उन्हीं सब्जेक्ट्स पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स लॉ बना पाएंगी। तो दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए गए, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को मिल गई। with central and provincial legislatures authorized to make laws on their respective lists, but structure of government is still centralized and unitary। लेकिन स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का देखा जाए तो अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी है। इंडिया में अगर आज के टाइम में देखा जाए तो इंडिया में 2 लिस्ट हैं, मतलब लिस्ट तो 3 है, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रोविजन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। देन इट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी इन प्रोविंसेस। डायरकी का मतलब एक तरीके से डबल गवर्नमेंट था। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, उनको भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला तो रिजर्व्ड और दूसरा ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड कौन से हैं? रिजर्व जो है वो ये हैं, नीचे वाले एरो से आप जान लीजिएगा। तो रिजर्व में ये हैं, इट वाज गवर्नर जनरल प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें कौन लॉ बनाएगा? उसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल लॉ बनाएगी और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उस पर कौन लॉ बनाएगा? गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। तो मतलब कुछ हद तक लॉ बनाने की जो पावर्स थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई कुछ सब्जेक्ट्स में, और उन सब्जेक्ट्स को क्या बोला गया? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, मतलब ये ट्रांसफर कर दिए गए। अब इन सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेटिव काउंसिल पे मिनिस्टर्स लॉ बना सकते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल पर दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल उन पर प्रश्न पूछ सकती है। और रिजर्व सब्जेक्ट्स कौन से थे? जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रिजर्व थे, मतलब उन पर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं कर सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ नहीं रहेगी उन सब्जेक्ट्स में। सो दोस वर कॉल्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरी तरीके से फेल हो गया प्रोविंसेस में डायरकी का। देन इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, लेकिन बाई कैमरलिज्म इन सेंटर ओनली, सेंटर में ही ये बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अभी भी 1 हाउस था। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है
कि 2 हाउसेस होना किसी भी लेजिस्लेचर में। जैसे आज अगर हम देखते हैं इंडिया में पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं, 2 हाउसेस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। सो दिस इज कॉल्ड बाइकैमरलिज्म। तो वैसा ही कुछ इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ पर एक अपर हाउस था और एक लोअर हाउस था। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता था। और इसके जो मेजॉरिटी मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चूज किए जाते थे। तो यहाँ पर 2 चीजें इंट्रोड्यूस की गई, पहली बात तो बाइकैमरलिज्म और दूसरी डायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि लोग उन मेंबर्स को डायरेक्टली चुनेंगे, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। तो वोट करने का अधिकार किसको था? वोट करने का अधिकार सबको नहीं था। जैसे आज है इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, इट मीन्स ऑल एडल्ट्स ऑफ द कंट्री आर एंटाइटल्ड टू वोट। बट ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर सिर्फ वोट करने का अधिकार किसको था? इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। जिस सिर्फ उन व्यक्तियों को वोट करने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके जो टैक्स देते हैं या जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। सो फ्रेंचाइज वॉज रेस्ट्रिक्टेड। वुमेन ऑल्सो गॉट राइट टू वोट। वुमेन्स को भी कुछ लिमिटेड नंबर में वोटिंग का अधिकार मिला। देन 3 out of 6 members of Viceroy's Executive Council were to be Indian according to this act। तो इस एक्ट में जो Viceroy's Executive Council थी उसमें इंडियंस की जो संख्या थी वो बढ़ाई गई। अब 6 में से 3 मेंबर्स इंडियंस होने थे, बट कमांडर इन चीफ जो था वो अब अभी भी इंडियन नहीं था, बिकॉज वाइसरॉय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक कमांडर इन चीफ भी होता था, वो इंडियन नहीं हो सकता था। बाकी 3 मेंबर्स जो थे उनको इंडियन होना अनिवार्य कर दिया गया था। देन इट एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था किस एक्ट में? 1909 एक्ट में, ठीक है। तो उस 1909 काउंसिल एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। कैसे किया गया? इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो इन सब लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन किया गया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड। तो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे इंडिया में मूवमेंट बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे इंडिया में लगातार गांधी जी ने जैसे 1919 में अगर हम देखा जाए तो इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था वो उसकी जो वेव थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स थे वो भी अपना कार्ड खेल रहे थे और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे थे, ताकि इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट हो वो किसी भी तरीके का जोर ना पकड़ सके, उसमें स्ट्रेंथ ना आ पाए। न्यू ऑफिस क्रिएटेड वॉज इट वॉज क्रिएटेड इन लंडन, जिसे हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बोला गया है। इसकी जो ड्यूटी थी वॉज टू लुक आफ्टर इंडियन ट्रेड इन यूरोप। जो यूरोप में इंडियन ट्रेड हो रहा है उसको लुक आफ्टर करने का। द एक्ट ट्रांसफर्ड सम फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो कुछ फंक्शंस जो अभी तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया कर रहा था उसको ट्रांसफर कर दिया गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया को। देन इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो जैसे आज पब्लिक सर्विस कमीशन है कौन? यूपीएससी क्या है? एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इस तरीके के एक पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात की गई। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। आज यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करता है। तो वैसा ही एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में और इसकी बात की गई थी 1919 एक्ट में। इट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रोविंशियल बजट अब सेपरेट हो गया सेंट्रल बजट से। नाउ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर ऑथराइज्ड टू इनैक्ट देयर बजट्स। अब वो को अथॉरिटी मिल गई कि वो अपना बजट इनैक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट रॉयल कमीशन टू बी अपॉइंटेड 10 years आफ्टर द एक्ट टू रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। तो 10 साल बाद ये बोला गया कि एक कमीशन बैठाई जाएगी जो ये रिपोर्ट करेगी कि एक्ट कैसा चल रहा है, कैसा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सो साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। तो 1919 में एक्ट बना। 10 साल बाद बोला गया था कि एक कमीशन बिठाई जाएगी। तो 10 साल मतलब 1929 में होना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन हो गया। अब बात करते हैं व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द एक्ट। इसमें क्या कमियां थी, क्या जो अपना जो ऑब्जेक्टिव बोला था वो फुलफिल हो पाया था कि नहीं, इंडियंस इससे सेटिस्फाई थे कि नहीं।
द सेंट्रल लेजिस्लेचर दो मोर रिप्रेजेंटेटिव हैड नो पावर टू रिप्लेस द गवर्नमेंट। सेंट्रल लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ाया गया यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन की भी बात की गई, लेकिन उनके पास ये पावर नहीं थी कि वो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकें। आज इंडिया में पार्लियामेंट, लोकसभा के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। सो दिस पावर, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन लोकसभा इज वेरी पावरफुल टुडे, बट सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि इस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, इट वाज नॉट दैट पावरफुल दैट इट कैन रिप्लेस द गवर्नमेंट। इट्स पावर in the field of legislation and financial control were limited and subject to overriding power of governor general and viceroy। तो लेजिस्लेशन और फाइनेंशियल कंट्रोल में भी इसकी लिमिटेड पावर्स ही थी, और गवर्नर जनरल के पास अल्टीमेट पावर्स थी कि वो इनके जितने भी डिसीजंस थे उनको ओवरराइड कर सकता है और उन पर वीटो कर सकता है। गवर्नर जनरल जो वाइसरॉय था, ही कुड वीटो एनी बिल पास बाय द लेजिस्लेचर। तो डायरेक्ट अल्टीमेट पावर was with the viceroy. Viceroy was given the power to secure the enactment of laws which he considered essential for the safety, tranquility or interests of British India। तो वाइसरॉय के पास ये पावर थी कि वो ऐसे लॉस को इनैक्ट कर सके जो कि वो ऐसा समझता है दैट विच इज एसेंशियल फॉर द सेफ्टी ऑफ इंडिया, फॉर सेफ्टी, और विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो वाइसरॉय के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। He could enact any law bypassing the legislature in the interest of British India for the safety of British India। So ultimately कौन powerful? Ultimately Viceroy is the most powerful authority। Indian legislature were given the powers but not that much power। सुभाष कश्यप इसके बारे में क्या बोलते हैं? The Indian legislature under the Act of 1919 was only a non-sovereign lawmaking body and was powerless फॉर एग्जीक्यूटिव इन ऑल स्फीयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। तो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के सामने बहुत ही, हर गवर्नमेंट एक्टिविटी में इट वाज पावरलेस। ये सुभाष कश्यप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, आप अपने इस एक्ट में अगर क्वेश्चन आए डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर दिस एक्ट। अगर आपको इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली कवर करनी है तो मैं ये प्लेलिस्ट चला रहा हूँ और उसी में मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूँ। यहाँ पर हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कंप्लीट इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हैं, एंड इट इज़ सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस कवरेज, जिससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही कवरेज हो जाएगा। तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में। And you can subscribe the channel if you are liking our content, then you can support us। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमें कोई भी नॉमिनल पेमेंट के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं इन दिस यूपीएससी धम्मा @UPI, यूपीएससी धम्मा @कोटक, इनमें से किसी पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी नॉमिनल पेमेंट के द्वारा। Then you can also join टेलीग्राम चैनल धम्मा ऑफ यूपीएससी, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस लिंक पर जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। So this was it for the video. We'll meet next time.